लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एजम्पशंस ऑफ केटीजी सिर्फ देखे थे, ठीक है। तो ये एजम्पशंस तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो गए, कहीं कहीं पे आएंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं कि एजम्पशन है ये केटीजी का, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। बाकी जो अभी हमें मेन पढ़ना है वो है पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे कैसे पहुंचे, ये क्लियर है ना? और सारे टर्म्स क्लियर है, क्या क्या लिखे हुए हैं बोलो। तब हम मेनली क्वेश्चन से ही डील करना है हमको। इसमें केटीजी के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, और दूसरा पार्ट है फिर वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन ही करना है हमको। देखो मैं दे रहा हूं, करो। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, करो ट्राई। इसका आंसर 0.24 मोल्स आना चाहिए। कर लिया होगा सभी ने, क्यों भाई? वेसल का इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो देखो वेसल का वॉल्यूम इज सेम एज गैस का वॉल्यूम। टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, सब दिया हुआ है। अब कह रहा है कि गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स टू 125। अब देखो अलाउड टू लीक का मतलब है कहीं से गैस बाहर निकल रही है, तो गैस बाहर निकल रही है तो क्या होगा ना, बाकी जगह जो गैस बचेगी वो भी वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो एक्चुअली वॉल्यूम और टेम्परेचर एक तरह से कांस्टेंट है इस केस में। तो हमसे पूछा है कितना मोल्स अमाउंट गैस का कितना बाहर निकल गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनिशियल मोल्स कितने होंगे, तो इनिशियल मोल्स होंगे पी इनिशियल सॉरी पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन आर इंटू टी इनिशियल, और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल अपॉन आर इंटू टी फाइनल। तो हमें यहाँ से डेल्टा एन चाहिए, कितना कम हो गया, यानी एन इनिशियल माइनस एन फाइनल। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी फॉल, मतलब प्रेशर कितना फॉल हुआ, इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन आर इंटू टी। तो ये वैल्यू सारी रख दो, तो ये 0.24 के आसपास आनी चाहिए। बोलिए, कर लिया सभी ने या नहीं, बताओ कोई डाउट है तो। ध्यान रखना कि प्रेशर की वैल्यू हम लोग रखेंगे पास्कल में, तो फॉल हुआ है 75 किलो पास्कल यानी 10 पावर 3। वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब में दिया है ऑलरेडी, तो मीटर क्यूब में ही रखना है। आर की वैल्यू क्या रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू हमें केल्विन में ही रखनी है, तो इंटू 300, तो इट कम्स आउट 0.24 मोल्स। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंसर इसमें 0.12 ग्राम हाइड्रोजन एंड 0.64 ग्राम ऑक्सीजन आना चाहिए। ठीक है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज अ वॉल्यूम दिया हुआ है और मिक्सचर का टोटल मास दिया हुआ है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट मास ऑफ हाइड्रोजन इन मिक्सचर इज m ग्राम। तो अगर हाइड्रोजन m ग्राम है तो ऑक्सीजन हो जाएगी 0.76 माइनस m, और हमें टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, तो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या करेंगे 2, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन क्या करेंगे 16 या 32, 32। 32 ग्राम में है तो ग्राम से डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं पी वी अपॉन आर टी। क्यों भाई, पी की जगह हो जाएगा 10 पावर 5, वी की जगह है 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 पावर -6 मल्टीप्लाई करेंगे। आर की जगह आएगा 8.3,
और टेम्परेचर की जगह फिर से 300 केल्विन। तो यहाँ से हम m अगर सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू 0.12 ग्राम आ जाएगी। बोलो, बताइए, क्लियर है? सीधा सीधा है। और देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस केस में हमको पिस्टन में मास लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी दोनों पार्ट में है। देखो ध्यान से, जो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, तो एक वर्टिकल सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है दिस वर्टिकल सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स एंड इज इक्विप्ड विद अ मूविंग पिस्टन डिवाइडिंग वॉल्यूम इनटू टू पार्ट्स ईच कंटेनिंग 1 मोल। द अपर वॉल्यूम टू द लोअर वॉल्यूम का रेशियो दिया है 4:1। तो ये हो गया, मान लेते हैं पिस्टन, ठीक है। दोनों में 1 मोल एयर है, यानी 1 मोल डायटोमिक गैस है, ठीक है। दिस पिस्टन इज मूवेबल, और ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, ठीक है ना। टेम्परेचर दोनों तरफ का ही 300 केल्विन है, और कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो 4:1 के रेशियो में है। तो देखो हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम वी नॉट ले लेते हैं। तो अगर टोटल वॉल्यूम वी नॉट है तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर वाला वॉल्यूम होगा 4V0/5 और नीचे वाला वॉल्यूम होगा V0/5। बताओ। और क्योंकि अगर पिस्टन में मास है तो पिस्टन में मास होने की वजह से क्या होगा, ऊपर का प्रेशर P1 और नीचे का प्रेशर P2 अलग अलग होगा। इतनी बात बताओ, क्लियर है यहां तक या नहीं? फिर कह रहा है कि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से पिस्टन में मूवमेंट होता है, और पिस्टन में मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है दोनों तरफ का, और बाद में वॉल्यूम 3:1 के रेशियो में हो जा रहा है। यानी बाद में 3:1 का मतलब है कि इधर का वॉल्यूम हो जा रहा है 3V0/4 और इधर का वॉल्यूम हो जा रहा है V0/4। लेकिन ध्यान रखना, गैस अभी भी 1 मोल रहेगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर के बारे में क्या कहोगे, बिफोर एंड आफ्टर? बोलो। तो मान लेते हैं प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, P1 एंड P2। भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ऐसा पहले से तो नहीं बोल सकते हैं, बात की बात अलग है। तो ये बताओ, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन सेम है सबसे पहले। अब ये बताओ कि दोनों केस में कॉमन क्या है, क्या एक ऐसी चीज है जो दोनों में चेंज नहीं हुई? क्यों भाई? तो देखो, मूविंग पिस्टन के लिए हम लोग एक खास बात ये बोल सकते हैं कि जो मूविंग पिस्टन है, ठीक है, उस मूविंग पिस्टन के ऊपर अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें, ध्यान से देखना, तो ऊपर से लग रहा होगा, मान लेते हैं P1 × A, नीचे से लग रहा होगा इस पे P2 × A, और इसका वेट हो गया mg। ये 3 फोर्सेस हैं जो पिस्टन के ऊपर लग रहे हैं हमेशा। तो क्या ऐसे बोला जा सकता है कि प्रेशर में जो डिफरेंस होगा वो mg को बैलेंस कर रहा है? प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, P1 या P2? बताइए। P2 ज्यादा है। P2 ज्यादा। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि P1 और P2 का जो डिफरेंस है वही mg को बैलेंस कर रहा है, और वो mg को यस सर। पहले भी बैलेंस कर रहा है और वो mg को बाद में भी बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे जो चीज हम कॉमन कर सकते हैं दोनों में वो ये कि P2 माइनस P1 जो होगा वो P2 माइनस P1 के इक्वल होगा, और ये वैल्यू अगर लिखनी पड़ जाए तो ये mg/a के इक्वल होगी। बताओ पहले, ये लाइन क्लियर है? अब तुम्हें P2 P1 P2 P1 इन सबकी वैल्यू रख देनी है। P2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? P2 की वैल्यू लिखेंगे nRT, nRT/v, की जगह आएगा V0/5, देखते जाओ, माइनस nRT अपॉन वॉल्यूम की जगह आएगा 4V0/5 इक्वल टू P2
P2 डैश लिखेंगे N RT अपॉन वॉल्यूम की जगह आएगा V0/4 माइनस NRT और वॉल्यूम की जगह आएगा 3V0/4। तो तुम देखोगे बहुत सारे कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और टेम्परेचर निकल के आएगा। तो टेम्परेचर ये 420 केल्विन के आसपास आना चाहिए। क्वेश्चन छोटा सा ही है बट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या किया इसमें। कुछ डाउट है कहीं बताओ। वर्टिकल मूविंग पिस्टन है तो उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस करेंगे। फोर्सेस बैलेंस करने से हमको ये पता चला कि P1 और P2 का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो बिफोर एंड आफ्टर वो डिफरेंस हमने बराबर कर दिया है। बताइए। क्लियर है। केटीजी में वैसे तो केटीजी में कुछ नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वैरायटी के हैं। तो हमको ये थोड़ा समझना है कि कौन कौन से तरीके से हम पीवी इक्वल टू एनआरटी को लगा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैकेनिक्स भी यूज हो रहा है। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो। इसमें भी देखो क्या सेटअप है, पहले सेटअप बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि देयर आर टू क्लोज वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब। ठीक है, they are connected by a narrow tube, contains air at 105 kilopascal and 300 Kelvin। तो अब क्योंकि कनेक्टेड है तो दोनों तरफ का प्रेशर तो 100% सेम रहेगा। प्रेशर इसलिए सेम रहेगा क्योंकि जहां भी प्रेशर ज्यादा होगा वहां से एयर फ्लो करके दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। ठीक, ये तो हो गई इनिशियल सिचुएशन। अब क्या कह रहा है कि अब हमने क्या किया है कि एक तरफ का टेम्परेचर 400 केल्विन मेंटेन किया है। मतलब अब एक तरफ का टेम्परेचर 400 केल्विन है एक साइड का और एक साइड का 300 है। तो अब हमें बताना है कि प्रेशर क्या होगा इस केस में। तो मान लेते कि प्रेशर P होगा। ये बताओ प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा या अलग अलग होगा। सेम। प्रेशर दोनों तरफ गैस का सेम होगा या अलग अलग होगा। दे आर कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब। सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि सेम नहीं होगा तो गैस फ्लो हो जाएगी, तो गैस फ्लो होके अपने आप एडजस्ट कर लेगी, प्रेशर सेम होगा। अब बताओ कि बिफोर एंड आफ्टर हम क्या कंजर्व कर सकते हैं, क्या चीज कांस्टेंट लगा सकते हैं। P/T। नंबर ऑफ मोल्स हम कंजर्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग पीवी अपॉन आरटी कर सकते हैं। तो पहला हो गया पी वी अपॉन आर इंटू 300 प्लस पी वी अपॉन आर इंटू 300। नाउ दिस इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर इंटू, अब एक तरफ का टेम्परेचर 300 है बट दूसरे तरफ का टेम्परेचर 400 है। 400 तो देखो यहां से तो मेरे v कैंसिल हो जाएगा, p निकालना है, p निकल आएगा। निकालना है, कितना आता है 120 किलो पास्कल। 120 किलो पास्कल, करेक्ट।
ठीक है, कर लिया होगा भाई, ये तो सिंपल था। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होने टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा ना कि एक तरफ गैस कम होगी, एक तरफ गैस ज्यादा होगी। प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि अगर ट्यूब से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है गैस एक साइड से दूसरे साइड जा सकती है। तो गैस एक साइड से दूसरे साइड क्यों जाएगी? तब जाएगी जब प्रेशर में डिफरेंस आएगा। तो जैसे ही हम एक वेसल को हीट करना शुरू करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट होने लगेगी, सो दैट दोनों तरफ गैस का प्रेशर सेम रहे। ओपन वेसल है तो प्रेशर हमेशा सेम रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, और देखो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन ये वाला समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थिन ट्यूब है, ठीक है, एंड दिस थिन ट्यूब इज sealed at both ends. It lies horizontally, and the middle 5 centimeter part containing mercury and the parts in the two sides contains air at the same pressure. तो बीच में जो 5 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, बीच का 5 सेंटीमीटर मरकरी है। तो ये बताओ कि साइड में कितना लेंथ है। बाद में उसने मेंशन कर रखा है कि जब हमने इस ट्यूब को 60 डिग्री विद द वर्टिकल कर दिया है तो जो साइड में जगह बच रही है वो 46 एंड 44.5 है। तो पहले कितनी रही होगी? क्यों भाई? मरकरी थोड़े ना कंप्रेस होगी, मरकरी तो सेम ही रहेगी ना, मरकरी कंप्रेस नहीं होगी। तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। तो इधर वाले पार्ट में एयर कितने लेंथ में है, तो इधर एयर हो जाएगी 45.25 होगा, और यही एयर यहाँ भी है 45.25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तरफ एयर है इसके अंदर, और एयर का प्रेशर भी दोनों तरफ का सेम है, होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, तभी वो मरकरी का जो पैलेट है वो बीच में रहेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इस ट्यूब को हमने वर्टिकल कर दिया है, थोड़ा वर्टिकल से 60 डिग्री पे। देखना जरा ध्यान से। तो अब अगर हमने इसको वर्टिकल से 60 डिग्री पे कर दिया है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो मरकरी है वो थोड़ा नीचे आ जाएगी? क्यों मरकरी थोड़ा नीचे आ जाएगी? थोड़ा नीचे आ जाएगी इसलिए क्योंकि मरकरी का वेट है, वेट की वजह से क्या होगा, इधर नीचे वाली जो एयर है वो थोड़ा कंप्रेस होगी, ऊपर वाली एयर थोड़ा एक्सपैंड होगी। तो अब प्रेशर भी अलग अलग हो जाएगा और लेंथ भी अब अलग अलग है। अब इधर वाले पार्ट का लेंथ कितना है? क्यों भाई? इधर वाले पार्ट का लेंथ अब दिया हुआ है क्वेश्चन में 44.5 सेंटीमीटर, और इधर वाले पार्ट का जो लेंथ है वो है 46 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इधर का प्रेशर P1 और इधर का प्रेशर P2 निकाला जाए, क्योंकि ये अलग अलग होंगे। तो प्रेशर P1 P2 कैसे निकाल सकते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट है क्वेश्चन में कह रहा है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे बोल सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? तो ऐसे लिख सकते हैं कि P1 इंटू 44.25 इज इक्वल टू P इंटू 45.25 एंड P2 इंटू 46 इज ऑल्सो इक्वल टू P इंटू 45.25। तो यहां से आपको P1 और P2 मिल जाएंगे। क्यों भाई? P के टर्म्स में। P1 और P2 की वैल्यू P के टर्म्स में मिल जाएगी। बताओ, छोड़ दो अभी इसको ऐसे ही। अब ये बताओ कि मरकरी की वजह से प्रेशर में डिफरेंस क्या आएगा?
देखो लिक्विड्स में हम लोग पढ़ते हैं कि लिक्विड में जो लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर में डिफरेंस आता है वो वर्टिकल डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये बताओगे कि मरकरी की वजह से ये जो वर्टिकल डिफरेंस होगा ये कितना होगा? तो ये वर्टिकल डिफरेंस आ जाएगा 5 cos 60। तो 5 cos 60 का मतलब होगा 2.5 और 2.5 का मतलब ये होगा कि P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है वो रो मरकरी इंटू जी इंटू एच के इक्वल होगी, जहां एच की वैल्यू हम लोग 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? मरकरी की वजह से प्रेशर में जो डिफरेंस है वो मरकरी के वर्टिकल हाइट की वजह से होगा। अब स्लांट हाइट उसका 5 है, वर्टिकल हाइट बनेगा 5 cos 60, तो वो वैल्यू आएगी 2.5। ठीक है, बताओ। तो P1 P2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये आएगा P इंटू 45.25 अपॉन 45.25 अपॉन 44.5 है, सॉरी 44.5 माइनस P इंटू 45.25 अपॉन 46, दिस इज इक्वल टू रो मरकरी। रो मरकरी होता है 13.6 10 पावर 3, जी की वैल्यू 9.8 ले लो या 10 ले लो, और एच की जगह 2.5 अपॉन 100 कर दो। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर इसका आना चाहिए चलो निकाल लेना जो भी आंसर है, मेरे पास मरकरी के फॉर्म में था आंसर। ठीक है ना? ये जो आंसर आएगा ये पास्कल में आ जाएगा, पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बताओ क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? अच्छा क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? क्यों भाई, बैरोमीटर सुना है? बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, क्या होता है मरकरी बैरोमीटर में? तो मरकरी बैरोमीटर में एक लॉन्ग टेस्ट ट्यूब रहती है, ठीक है, और उस लॉन्ग टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, पहले इस टेस्ट ट्यूब को कंप्लीटली मरकरी से फिल कर लेते हैं, और कंप्लीटली मरकरी से फिल करने के बाद इसका जो ओपन एंड है उसको कर लेते हैं बंद अंगूठे से, और फिर उसको उल्टा करके मरकरी के बाथ में ले जाके फिर वो अंगूठा हटाते हैं। तो जब मरकरी के बाथ में ले जाके अंगूठा हटाते हैं तो कुछ मरकरी नीचे फॉल हो जाती है, लेकिन सारी मरकरी नीचे नहीं फॉल होती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सपोज ये वो मरकरी बाथ है, और इस मरकरी बाथ में ले जाके हम लोगों ने इसको छोड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर मरकरी कुछ हाइट तक मरकरी फिल रहेगी, और कुछ हाइट पे ये फॉल होगा, कुछ हाइट पे फॉल होगा, कुछ हाइट तक फिल रहेगी। तो लेट्स से मरकरी इसमें एच हाइट तक अगर फिल्ड है, ध्यान से समझना, तो जितना पार्ट वैक्यूम, जितना पार्ट ये खाली छूटा है, यहाँ पे कोई भी एयर वगैरह नहीं है, तो यहाँ वैक्यूम होगा। वैक्यूम होने का मतलब है कि वहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। और मरकरी में हम ये बोल सकते हैं लिक्विड के केस में कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि ए और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं।
अब पॉइंट ए पे कौन प्रेशर लगा रहा है, तो पॉइंट ए पे ध्यान से देखो तो बाहर की जो एयर है वो पॉइंट ए पे फोर्स लगा रही है, और पॉइंट बी पे फोर्स कौन लगा रहा है, तो पॉइंट बी पे फोर्स एच कॉलम का मरकरी लगा रहा है। तो एच कॉलम के मरकरी का कितना फोर्स होगा बी पे, और ए पॉइंट पे कितना होगा, तो दोनों जगह हम प्रेशर इक्वल कर सकते हैं। यानी अगर हम पीए मेजर करना होता है तो पीए इज इक्वल टू पीबी, एंड पीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबी को लिख सकते हैं रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, ठीक है ना। तो जनरली जो एच की वैल्यू है वो 76 सेंटीमीटर होती है, तो इसको ऐसे बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाती है, इसको लिख देते हैं रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, तो ये वैल्यू जब हम इसमें डालते हैं तो ये आ जाती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं 1 एटमॉस्फेयर, और इसी को हम लोग बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो पहले तुम्हें बैरोमीटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया। बैरोमीटर का क्या प्रिंसिपल है, बैरोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि सेम लेवल में प्रेशर सेम रहेगा, लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, दिस इज द प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोगों ने प्रेशर फाइंड किया है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए का प्रेशर और पॉइंट बी का प्रेशर सेम है, बोलो। तो ये तो हो गया नॉर्मल मरकरी बैरोमीटर। अब कई बार क्या होता है, कई बार बोलता है कि बैरोमीटर जो है वो फॉल्टी बैरोमीटर है। तो फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है, तो फॉल्टी बैरोमीटर के केस में क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है इट करस्पॉन्ड्स टू फॉल्टी बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में फॉल्ट ये होता है कि जहां पे वैक्यूम होना चाहिए वहां पे कुछ एयर ट्रैप रह जाएगी, और एयर ट्रैप रहने की वजह से वहां पे एयर का भी प्रेशर होगा। तो जरा बताओगे कि बाद में जो एच डैश आएगा वो पहले वाले एच के कंपेयर करें अगर हम लोग, तो ज्यादा आएगा या कम आएगा, मतलब फॉल्टी बैरोमीटर से जो रीडिंग मिलेगी और जो आइडियल बैरोमीटर से रीडिंग है, फॉल्टी वाले की रीडिंग क्या आएगी, एच डैश की वैल्यू एच से ज्यादा आएगी या कम आएगी, क्यों भाई, क्या लगता है। एच डैश कम हो जाएगा। एच डैश कम हो जाएगा, यानी फॉल्टी बैरोमीटर अगर होगा तो वो कम रीडिंग देगा हमेशा। तो यहां पे भी करेंगे तो वही कि पॉइंट ए का प्रेशर पॉइंट बी के प्रेशर के इक्वल है, लेकिन इस बार पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो एयर का प्रेशर प्लस रो जी एच डैश बनेगा, बस ये तुम्हें प्रिंसिपल ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस एच डैश जो होगा वो एच से डेफिनेटली कम होगा। इसका प्रिंसिपल थोड़ा ध्यान रखो बस। कई बार ये भी कहेगा कि मान लो हमने किसी लिफ्ट में रख दिया बैरोमीटर को, तो बैरोमीटर की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओगे। इस बैरोमीटर को अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड एक्सीलरेटिंग लिफ्ट में रखा है तो बताओगे कि एच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 76 से ज्यादा आएगा या 76 से कम आएगा। जी को जी प्लस ए कर देंगे। हाँ, जी को जी प्लस ए करेंगे तो एच की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। नोट कर लो एक बार ध्यान से, देखते हैं इसके ऊपर भी एक दो प्रॉब्लम्स। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसमें, वो भी देख लो, फिर करते हैं, फिर देता हूँ क्वेश्चन। और उसमें एक हेडिंग पड़ेगा वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो, हालांकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग ये बात बोलते हैं कि ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है, और ग्रेविटी का इफेक्ट अगर नहीं है तो पूरे वर्टिकल सिलेंडर में हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन अब हम उसको एक थोड़ा प्रैक्टिकल केस में निकालना चाह रहे हैं कि सपोज अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज होगा। मतलब बाकी सारी बातें होल्ड कर रहे हैं, बाकी सारी बातें वही मान रहे हैं, बस ग्रेविटी को और कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा उस केस में, जो अर्थ की सरफेस पे प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू पी नॉट के इक्वल है, ठीक।
इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं ए, और हम देखना चाह रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस एयर के ऊपर हम लोग जरा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। तो देखो क्या करो, यहां से y हाइट पे देखना ध्यान से, यहां से y हाइट पे हम लोग प्रेशर ले लेते हैं P, और y प्लस डी वाई पे प्रेशर ले लेते हैं P प्लस डी पी। ये हो गया y प्लस डी वाई, ये हो गया y इक्वल टू वाई। अच्छा, इनके बीच में जो एयर है, ये वाली जो एयर है, क्या ये एक एयर का डिस्क बनेगा? ये एक एयर का डिस्क आएगा, और जो हवा में इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कैसे है? इक्विलिब्रियम में ऐसे है कि नीचे से लगने वाला उसके ऊपर P इंटू ए, और ऊपर से लगने वाला उसके ऊपर P प्लस डी पी इंटू ए, और उसका वेट यानी कि dm इंटू जी। ये सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, और ये बैलेंस तभी हो सकते हैं जब नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे जब हम लोग dp की वैल्यू निकालेंगे, p प्लस dp तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्लस ही लिखते हैं हमेशा, dp की वैल्यू निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगी। प्रेशर नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, तभी तो उसका वेट बैलेंस होगा। तो जरा अगर हम इसके ऊपर वेट बैलेंस करें तो क्या इक्वेशन आएगी, देखना ध्यान से। इसको लिखेंगे p प्लस dp इंटू ए प्लस dm इंटू जी इज इक्वल टू p इंटू ए। तो यहां से आएगा dp इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ dm इंटू जी, ठीक है। इसको dp इंटू ए रखते हैं। dm की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो मास ऑफ गैस कैसे होगा? तो मास ऑफ गैस होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा उसका a dy, डेंसिटी हो गई रो, और यूजिंग pm इक्वल टू रो आर टी, हम लोग रो की वैल्यू लिख सकते हैं, वो भी प्रेशर पे ही डिपेंड करेगी, पीएम अपॉन आर टी रखो यहाँ पे, एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो डीपी इक्वल टू माइनस ऑफ पीएम जी अपॉन आर टी और डी वाई। देखो तो पी और डीपी एक तरफ ले आओ, और माइनस एम जी अपॉन आर टी और डी वाई दूसरी तरफ ले जाओ। इंटीग्रेट करते हैं, एम जी और आर टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिया हुआ है। हेडिंग में डाल देना कि टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर टेम्परेचर भी हमको वेरिएबल दिया हुआ है तो हम उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, अंदर ही रहने देंगे इंटीग्रेशन के। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से y, इसको इंटीग्रेट करेंगे P0 से P। तो यहां से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा P इक्वल टू P0 e टू द पावर माइनस एम जी वाई अपॉन आर टी। तो तुम ध्यान से देख लो, ये प्रेशर वेरिएशन आ गया कंसीडरिंग ग्रेविटी। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप और ध्यान रख सकते हो। निकाला कैसे वो तो ठीक है, बट फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो और अच्छी बात है। देखो नोट करो, कुछ डाउट है पूछो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। देखो इसमें एक क्वेश्चन, देखो बैरोमीटर पे है क्वेश्चन। देखो इसमें तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि जो एयर हमने इंट्रोड्यूस की है उसका इनिशियली प्रेशर क्या था? उसका इनिशियल प्रेशर था 75 सेंटीमीटर, और उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब इंट्रोड्यूस किया तो फाइनली उसका वॉल्यूम 50 हो गया है, तो प्रेशर कुछ चेंज हो गया होगा। तो जो एयर हमने इंट्रोड्यूस की है उसके लिए अगर हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएं, तो P1 की जगह 75, V1 की जगह 2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू P2 हमको निकालना है, और V2 की जगह 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से P2 की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एयर इंट्रोड्यूस करने के बाद ऊपर वाला जो खाली कॉलम होता है वहां पे अब 3 सेंटीमीटर का प्रेशर हो गया है। तो बैरोमीटर कितना रीड करेगा? तो बैरोमीटर 72 सेंटीमीटर रीड करेगा, यानी 3 सेंटीमीटर डाउन हो जाएगा। जितना ऊपर प्रेशर बढ़ गया है उतना ही वो डाउन हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। हेंस लेवल
goes down by 3 सेंटीमीटर। बोलो, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें क्वेश्चंस कुछ करा दिए हैं, काफी सारे जो पॉइंट्स मुझे बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। तो इसमें आप एक काम तो ये कर सकते हो कि एचसीवी के जो एग्जांपल्स हैं वो आप ट्राई कर लो। कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं क्लास में, कुछ नहीं लिए हैं, तो वो एग्जांपल्स पहले ट्राई कर लेना एचसीवी के। और ठीक है, बताओ।